आप द न्यूज बस देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब परवान चढ़ गई है। न सिर्फ बिहार में, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं, पूरे देश में 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। और बिहार, यूपी और बंगाल में तो 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में 40 सीटों के लिए दोनों गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन में सीटें तय कर ली। कौन कहां से लड़ेगा? एनडीए के तो सभी कैंडिडेट के नाम भी अनाउंस हो गए। सबों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। वहीं अभी विपक्षी महागठबंधन में, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, या अभी एक नई पार्टी जुटी है उसमें वीआईपी, उसके कैंडिडेट की घोषणा होनी बाकी है कई सीटों के लिए। कुछ सीटों पर एक अलग झमेला भी है। अब वो जैसे पूर्णिया की सीट है, वहां पर पप्पू यादव को लेकर महागठबंधन में संग्राम है। पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। अब वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है कि भाई आप नामांकन पत्र वापस लीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। तय है महागठबंधन में कोई पूर्णिया सीट को लेकर अब तो संग्राम होगा नहीं। पप्पू यादव का निष्कासन तय है, इसलिए कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। वहीं और कई सीटें हैं जहां कांग्रेस तो 6 सीट के लिए अभी उनके कैंडिडेट का इंतजार हो रहा है। 3 सीटों के लिए कांग्रेस ने किशनगंज, कटिहार और समस्तीपुर के लिए कैंडिडेट के नाम की घोषणा की और नामांकन भी हो गया है उनका। राजद के लिए भी अभी, हालांकि लालू प्रसाद अब बिहार में 23 सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अपने कोटे की 3 सीट उन्होंने वीआईपी के हवाले कर दी है, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। अब उसमें ये देखना है कि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ते हैं कि उनके भाई लड़ते हैं। गोपालगंज तो सुरक्षित सीट है, वहां कोई सुरक्षित श्रेणी के ही कोई कैंडिडेट होंगे। लेकिन अभी भी कुछ सीट को लेकर के एक द्वंद फंसा है। महाराजगंज में क्या होगा, कौन लड़ेगा चुनाव? अब कन्हैया कुमार का दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने की एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब तक तो महाराजगंज में भी उनके नाम की चर्चा थी। फिलहाल वहां अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार का नाम आगे है, तो फिर टुन्ना पांडे भी हैं, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र का भी नाम है वहाँ। वहीं बेतिया सीट है, कांग्रेस के खाते में मिली है, वहाँ कौन कैंडिडेट होगा? पहले से चर्चा थी कि वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केदार पांडे के पौत्र वहाँ लड़ेंगे। अब फिर इधर कोई 2 और 3 नाम की चर्चा शुरू हो रही है। कुल मिलाजुलाकर एक और जहाँ एनडीए ने चुनाव अभियान का श्री ज्ञान ऐसी नहीं किया, 2 जगहों पर खुद प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा हो गई प्रधानमंत्री की, जमुई और नवादा में। और इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा बिहार में? आपको याद होगा, लोकसभा की 40 सीटों में से पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, किशनगंज। अब इस बार चुनाव में मुझे लगता है जिस तरह से नेताओं का संबोधन शुरू हुआ है, वही जंगल राज, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, और उस समय जो विकासहीनता थी, कानून व्यवस्था था, जिसको जंगल राज के रूप में लोग याद करते हैं। आज नवादा की भी सभा में मुख्यमंत्री ने भी वो सब चीज़ गिनाया कि क्या था 2005 का पहले का दिन, क्या स्थिति थी, और उन्होंने अपने कार्यकाल में बदला है। आज प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को श्रेय भी दिया, सराहना की, और कहा कि नहीं, नीतीश बाबू ने बिहार में तस्वीर बदली, स्थिति बदली। और फिर वही जंगल राज पर हमला। इन्हीं घटक दल जो महागठबंधन के नेता हैं, उनके वहाँ भ्रष्टाचार पर हमला। और इससे आज लालू प्रसाद या तेजस्वी, नाम तो नहीं लिया गया स्पष्ट रूप से, लेकिन निश्चित रूप से राजद और कांग्रेस ही निशाने पर रहा है। अब महागठबंधन किस प्रकार उनमें, हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे पर आज आने के पहले तेजस्वी ने कुछ सवाल दागे, 10 सवाल दागे, और जवाब की अपेक्षा थी। एक बात अब स्पष्ट दिखा कि तेजस्वी ने जो पिछले ही जमुई यात्रा के पहले
प्रधानमंत्री जो हमेशा परिवारवाद की बात करते थे उस पर हमला बोला था और एक आईना दिखाया था कि आप लालू प्रसाद के परिवारवाद पर करते हैं, हमारे परिवारवाद पर कहते हैं। तो भाजपा के नेताओं का जो परिवारवाद है उस पर भी तो बोलिए, उस पर क्या कहना है। और वो आईना दिखाते हुए 12-14 सीटों पर जो अभी बिहार में ही जो भाजपा और उनके सहयोगी दल के जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ भी तो परिवारवाद वंशवाद है। तो मुझे लगता है कि अब परिवारवाद मुद्दा नहीं रह गया है, अब भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। और आज मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन को, महागठबंधन को, कि ये भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है, भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। और मोदी ने फिर वही गारंटी की बात दी कि ये मोदी की गारंटी है, काम पूरा करने की गारंटी है। अब कुल मिला कर लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला तो चलेगा ही। अंततः सब कुछ बिहार में मतदान के दिन आते आते मतदाताओं की जातीय गोलबंदी ही सहारा बनेगा। मुझे लगता है कि खासकर इंडिया गठबंधन इसी के सहारे मतदाताओं को गोलबंद करेगा, महागठबंधन, और साधने की भरसक कोशिश करेगा। वहीं एनडीए अपनी उपलब्धियों को, जो 10 साल काम किया है, उन मुद्दों को गिनाएगा। अब चाहे वो 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या अयोध्या में मंदिर निर्माण का मामला हो। आज प्रधानमंत्री ने अपनी सारी उपलब्धियां भी गिनाई और खासकर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे पर तो उन्होंने जमकर निशाना साधा। 370 को लेकर शायद राजस्थान में कोई मीटिंग में खड़गे ने कहा था कि राजस्थान में 370 की चर्चा की जरूरत, इसको लेकर जमकर घेरा। और प्रधानमंत्री ने तो कहा कि बिहार के भी जवानों ने कुर्बानी दी है मातृभूमि की रक्षा के लिए। मतलब एक भावनात्मक तरीके से भी मतदाताओं को साधने की कोशिश की। कुल मिला कर अब इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। अब एनडीए की ओर से अभी और इंतजार है इस तरह की बड़ी सभा कहाँ आयोजित होगी। अभी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी सभा इंडिया घटक दल की ओर से हुई है, लेकिन अभी चुनावी सभा का इंतजार है। मुझे लगता है कि बिहार में सब कुछ राजद पर भी दारोमदार है। राजद यहाँ ड्राइविंग सीट पर है और उसका ही जनाधार है, उसी के सहारे सहयोगियों की भी नाव पार लगनी है। बिहार में तो जो विपक्षी गठबंधन है एनडीए, उसके लिए खोने के लिए कुछ तो बड़ा चीज़ है नहीं, एक ही सीट तो जीता हुआ है। वहीं ये विपक्षी महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए तो 39 सीट जीते हुए है। अब वो न सिर्फ उन सीटों पर अपनी जीत कायम रखना, बल्कि लक्ष्य तो है कि सभी 40 सीट जीतना। आज फिर वही प्रधानमंत्री की सभा में 400 से पार, बिहार में सभी 40 सीट, ये नारा गूंजता रहा। प्रधानमंत्री ने जनता से हामी भरवाई। अब देखना है कि बिहार में फिर क्या तस्वीर बनती है। महागठबंधन बना एनडीए और एनडीए बना महागठबंधन में जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करती है। फिलहाल तो ये लगता है कि बिहार में एनडीए के लिए जो पिछले चुनाव में जितनी सीटें जीती थी उस पर कब्जा बरकरार रखने की एक कठिन चुनौती है। तो आपके सामने हमने अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी है उसकी एक चर्चा आपके सामने की है, अपडेट जानकारी दी है। आप क्या सोचते हैं बिहार में चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? एक नौकरी का मुद्दा है जिसको तेजस्वी कहा कर रहे हैं कि भाई जब वो 17 महीना सरकार में उप मुख्यमंत्री के नाते साथ थे तो ये उन्हीं की उपलब्धि है कि नौकरियां इतने लोगों को मिली, नौकरी एजेंडा बना। आज इसका भी नीतीश कुमार ने जमकर प्रतिवाद किया और कहा काम हमने किया। अभी इसके पहले 8 लाख नौकरी उन्होंने दी थी जैसा उन्होंने विवरण दिया, और ये कहा कि जो 5 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात है, उसमें लगभग 4 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 1 लाख और प्रक्रिया में है। बिहार में जो भी स्थिति है ये बात सही है कि पिछले महीनों में यहाँ तो नौकरी की, रोजगार की बहार रही है और ये सिलसिला चालू होना चाहिए। एक मुद्दा मैं जरूर कहूँगा कि बिहार में जिस ढंग से बेरोजगारी है और बिहार मजदूर हब बना हुआ है, आज बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, ये एक पहचान बन गई है। हम बिहार जो है
वो मजदूर सप्लाई करने वाला स्टेट हो गया है। काश रोजगार के अवसर, आजीविका के अवसर यहाँ अधिकाधिक सुलभ होते। और फिर एक जो अभी डोमिसाइल का मुद्दा है, ये एक प्रमुख मुद्दा है। जब नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति समाप्त की थी तो बीजेपी ने खास सम्राट चौधरी से बड़ा मुद्दा बनाया था। हम सत्ता में आते वो भी भूल गए हैं। और कभी जब तेजस्वी कहा करते थे कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए हम अवसर प्रदान करेंगे, जब वो सत्ता में आए तो भी डोमिसाइल नीति भूल गए। तो इस चुनाव में मुझे लगता है कि रोजगार और डोमिसाइल नीति का एक मुद्दा बनना चाहिए, और महंगाई, बेरोजगारी, यही तो मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अब वो जाति और जज्बात के आधार पर धर्म और विभिन्न मुद्दों को उछालकर जिस ढंग से वोट की खेती होती है, हमें लगता है कि जनता को खुद ही सोचना चाहिए और मुद्दे पर, कैंडिडेट की छवि पर, उसकी पृष्ठभूमि पर और दल विशेष की जो साख रही है, काम रहा है, उसको ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में बिहार की तस्वीर बदले और फिर सभी मतदाता हर क्षेत्र में अपना अधिकाधिक वोट का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। ये हमारा मताधिकार है। हम घर बैठे रहेंगे तब काम नहीं चलेगा, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज हमने एक संक्षिप्त चर्चा आप की है। दी न्यूज़ वर्स को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। मुझे लगता है कि इस चुनावी चर्चा के संदर्भ में जो बातें आपसे की है, आपका कमेंट के अनुसार अगली चर्चा में और कौन सा मुद्दा बिहार के लिए एक चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। पूरे देश के मुद्दा अलग है, लेकिन बिहार कुछ एक डिफरेंट स्थिति में है। तो बिहार का पिछड़ापन, बिहार की तस्वीर आखिर कैसे बदलेगी, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? अपने क्षेत्र की समस्या को भी, जो प्रमुख ज्वलंत समस्या है, उसका अपने कमेंट में उल्लेख जरूर कीजिए। आगे की जब चर्चा होगी अभी, तो आपके इस कमेंट का हमें सहयोग मिलेगा, उसकी चर्चा मैं करूंगा। और नेताओं को जो अभी चुनाव घोषणा पत्र अलग अलग जारी करने वाले हैं, उसमें आपका मुद्दा जरूर जुटना चाहिए। मेरी राय में आज भी मैं मानता हूं कि बिहार में डोमिसाइल नीति एक शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ा मुद्दा है। एक अभी तुरंत मुद्दा है बिहार के शिक्षकों का। नियोजित शिक्षक जो अभी सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, उनका अभी कंपलसरी ट्रांसफर हो रहा है। एक कोहराम मचा हुआ है, ऊहापोह की स्थिति है। शिक्षा विभाग में सुधार के नाम पर जो कुछ हो रहा है, अब तो न मुख्यमंत्री की बात चल रही है और न राज्यपाल की बात चल रही है। ये क्या हो रहा है? इन मुद्दों पर भी हमें लगता है कि विपक्ष को भी इसे मुद्दा बनाना चाहिए। आखिर बिहार में जब शिक्षक एक सबसे अधिक मर्यादा के लिए, कहिए आदर के पात्र वाला समाज शिक्षक समाज है, लेकिन आज बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी कौन सुनेगा? चुनाव का यह भी मुद्दा बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिन कुछ मुद्दों की मैंने चर्चा की है, और कौन सा मुद्दा है जिसकी चर्चा जरूर होना चाहिए और राजनीतिक दलों को उसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए और मुद्दा बनाना चाहिए। फिर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए।